Now the next entry that we have, bought goods from Mohan by paying cash 10,000 under a discount of 4%. अब यहाँ पे केस आ गया कैश पेमेंट का, तो ये डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट होगा, तो इस डिस्काउंट को विल बी कंसिडरिंग और हम इसे शो भी करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमें स्पेसिफाई हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पैसे दिए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड वुड बी आर एंट्री, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है तो वो हमारा फायदा हुआ, हमारी इनकम हुई, दैट्स व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट साइड। अगर अब हमने इस 10,000 में 4% कैलकुलेट किया तो 400 आया, तो रिमेनिंग अमाउंट हमने कैश से पे की, सो दैट्स द एंट्री। Now the next entry, purchase goods from Trisha for 2 lakhs at 5% cash discount and 10% trade discount and half of the amount paid by check. तो अब हमें अगर हम थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो हमारे पास दोनों तरह के डिस्काउंट है, तो अगर दोनों तरह के डिस्काउंट दिए हो तो एक को हमें शो करना होता है, एक को नहीं करना होता, ये तो जनरल चीज़ है। तो हम इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंट्री हमारी क्या बनेगी, हमने परचेजेस की हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा परचेजेस अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो हमें बोला क्या है कि आधी पेमेंट जो है हमने चेक से कर दी ऑन द स्पॉट, तो अगर हमने चेक से पेमेंट की तो वील बी राइटिंग टू बैंक अकाउंट, देन हमें उस पर डिस्काउंट रिसीव होगा तो वील बी राइटिंग आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड कुछ पैसा जो है हमने पे नहीं किया तो वो त्रिशा का अकाउंट जो है वहाँ पे क्रेडिट रहेगा। तो ये हमारी जो एंट्री बनती है और इसका अब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कैसे निकलेगा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो बोला है हमें कि हमने परचेज की 2 लाख की, और इसमें हमें बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट कुछ ना कुछ लेस होगा, दैट इज 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000। आई हैव गिवन इन द टिप कि लास्ट जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% कैंसिल करने के बाद वी गेट 1,80,000। तो हमारी एक्चुअल परचेज जो बनी वो 1,80,000 की बनी। अब वहां पे बोला गया कि इस 80,000 का हाफ पेमेंट जो हमने चेक से पे कर दिया और हाफ पेमेंट जो है अभी हमने पे नहीं किया है। त्रिशा का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा हाफ अमाउंट से, क्योंकि उस पे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, लेकिन जिस पे हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी थी 90,000 पे, उस पे हमें 5% कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। तो ये 5% कितना आएगा, दैट इज 4,500। तो यहाँ पे जब हम डिस्काउंट मेंशन करेंगे दैट वुड बी 4,500। तो ऑब्वियसली हमने जो चेक से पेमेंट की होगी वो क्या पेमेंट की होगी, बैंक से कितना अमाउंट जो है वो डेबिट हुआ होगा, दैट वुड बी 85,500। The next entry is sold goods to Nandlal of list price 20,000 at trade discount। तो अब हमने सेल किया है, इट मीन्स हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो दैट इज आवर एक्सपेंस। तो अब इस केस में हमारा जो डिस्काउंट होगा वो दैट इज डिस्काउंट अलाउड और वो हमेशा डेबिट होगा। तो लेट्स चेक आउट द एंट्री। तो ये एंट्री बहुत सिंपल है, नंदलाल टू सेल्स, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है हमने काट के ही मेंशन किया है, अमाउंट को 20,000 नहीं लिखा, 18,000 मेंशन किया है। यहाँ पे अकाउंट शो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड किया, वी हैव प्रोवाइडेड ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम मेंशन नहीं करते। देन द नेक्स्ट एंट्री इज नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 कि नंदलाल ने जो वो ऑलरेडी सामान लेके गया था जिसका लिस्ट प्राइस वाज 4,000, वो सामान उसने रिटर्न कर दिया है। तो सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, क्योंकि नंदलाल से सामान जा रहा है तो दैट्स वाई उसका अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम डायरेक्ट 4,000 नहीं मेंशन करेंगे, ये लिस्ट प्राइस है तो इस पे 10% डिस्काउंट, क्योंकि हमें पहले बोला है हमें 10% जो है हमने काट के ही पहले रिकॉर्ड किया है, तो वापस भी उसी हिसाब से लेंगे। इसका 10% इट वुड बी 400, तो हमारे पास 3,600 जो है वो वापस में रिटर्न आएगा, तो हम यहाँ पे 3,600 मेंशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज क्वाइट सिंपल एंट्री, दैट इज कैश डिपॉजिटेड टू बैंक 2,000। हमने एक बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है तो हमारे दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, बैंक अकाउंट रेज हो जाएगा तो जो अकाउंट बढ़ जाता है वो हमें पता है वील डेबिट दैट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज 2,000 रुपीज। देन द नेक्स्ट इज थोड़ा सा रिवर्स एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000। अब हमने कैश विड्रॉ किया तो ऑब्वियस सी बात है बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, तो बैंक बैलेंस को 2 में कर देंगे,
कैश विड्रॉ कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोला कि हम उसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फर्म के अंदर ही आएगा, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, अमाउंट वुड बी 10,000। ये एंट्री दूसरी एंट्री के क्वाइट अपोजिट है। नेक्स्ट एंट्री इज ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1 लाख। तो अब हमने सेल्स की है, लेकिन सेल किस चीज की है, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे स्टॉक की सेल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, दैट इज कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम इस एंट्री की तरह सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर को ही सेल ऑफ करके हमारे पास ये पैसा आ रहा है। हमारा स्टॉक सेल ऑफ करके अगर पैसा आएगा तो इट वुड बी सेल्स, लेकिन अगर हम कोई और एसेट बेच रहे हैं स्टॉक के अलावा तो उस एसेट का ही पर्टिकुलर नेम आएगा। सो फर्दर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव Z owing 10,000 became insolvent and 40 पैसा in a rupee is received। कि Z जो था वो हमारा डेटर था और उसने जब हमें पेमेंट, पहली बात तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब हमें वो पूरी पेमेंट नहीं देगा, बट स्टिल ही हैड पेड अस 40 पैसा इन अ रुपी। यहाँ पे एक टर्म आती है 40 पैसा इन अ रुपी। अगर हम इसको थोड़ा सा समझे कि हमें उसने कितनी पेमेंट दी है, तो हमें समझ में आ रहा है 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो 100 में से ही जस्ट पेड अस 40 पैसा। 100 पैसा उसने नहीं पे किया, 40 पैसा पे किया। इट मीन्स उसने 40% पे किया है। अगर आपको जहाँ पे भी ये सिचुएशन आ जाए तो जितना भी पैसा बोला होगा इन अ रुपी, तो अब उतना परसेंट एज्यूम करके यू कैन सॉल्व आउट द क्वेश्चन। अब हम इसकी एंट्री किस तरह से फॉर्म करेंगे। पहली चीज, अगर हम क्वेश्चन में पढ़ के देखें तो हमें पैसा भी रिसीव हो रहा है और हमारा पैसा बैड डेट्स भी बन रहा है, मतलब वो पैसा इररिकवरेबल भी है जो वापस कभी नहीं आएगा, हमारे को लॉस भी हो रहा है फॉर्म में। तो हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे और कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज, हमें कैश रिसीव हो रही है। कैश रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री क्या पास आउट करते हैं, रिसीव हो रहा है मतलब कैश हमारा डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट हम ऊपर लिखते हैं एज पर आर टिप। और उसके बाद अगर हम देखें तो पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर हम सोचें पैसा कौन दे रहा है हमें, तो ऑब्वियस ही बात है Z पैसा दे रहा है, तो टू Z या Z's अकाउंट। और एक और चीज हो रही है, हमने बोला बैड डेट्स भी हो रहे हैं। बैड डेट्स हमारा लॉस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हुए हम उन्हें बैड डेट्स को भी यहाँ पे डेबिट साइड पे नोट डाउन करते हैं और फिर वील बी राइटिंग आउट देयर अमाउंट्स। अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है वैसे तो, कि हमें 10% Z ने पे आउट करना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40% ही उसने हमें पे किया। इट मीन्स उसने 4,000 जो है हमें पे कर दिया है। अब 10,000 करना था, 4,000 कर दिया, तो रिमेनिंग ऑब्वियस ही बात है 6,000 रिमेनिंग है, तो जो हमारा पैसा डूब गया जो कि बैड डेट्स में चला गया। तो हम कैश में यहाँ लिखेंगे 4,000 अमाउंट, बैड डेट्स में लिखेंगे 6,000 अमाउंट एंड डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। तो Z ने जो हमसे ओ किया हुआ था दैट वाज 10,000। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। तो अब यहाँ पे क्या केस है कि सैलरी ड्यू है, मतलब सैलरी क्या हुई, आउटस्टैंडिंग हुई, हमने अभी तक पे नहीं की है, स्टिल इट इज इन ड्यूज, हमारी ड्यू में है, हमने पे करनी है। तो अब ऑब्वियसली बात है सैलरी हमारा, हम फर्म है तो हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने वो रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट किए थे। तो वहाँ पे हमने एक पर्सनल अकाउंट का एक टाइप स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन से होते हैं, जो सिमिलर चीज़ों का ग्रुप बनाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वाज वन ऑफ देम। और उस टाइम हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, नॉमिनल अकाउंट में कुछ भी चीज़ आती है, कोई एक्सपेंस है या कोई गेन है, कोई इनकम आ रही है हमारे पास, जो भी चीज़ आ रही है उसके आगे अगर कोई भी प्रीफिक्स लग जाता है, मतलब उसके आगे कोई भी वर्ड लग जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नॉमिनल अकाउंट ना रह के वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अब ये जो हमारा एक्सपेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मतलब वो सैलरी का ही पार्ट है। तो हम ये जब आउटस्टैंडिंग सैलरी की हम लोग एंट्री करेंगे, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जितना भी अमाउंट होगा। तो ये हमारी एंट्री बन गई। 50,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें अमाउंट गिवन था, हमने पुट ऑन कर लिया। यहाँ पे जो है हमसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी ये सोच लेते हैं कि
यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हम चार्ज कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सैलरीज अकाउंट नहीं मेंशन करते। तो ये चीज़ यू पीपल जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी कोई भी प्रीफिक्स वाली सफिक्स वाली कोई भी अकाउंट होगी वो उसी अकाउंट में से ही चार्ज करेंगे हम, उसी अकाउंट का पार्ट है तो उसी में से चार्ज किया जाएगा और कहीं से भी चार्ज नहीं किया जाएगा अनलेस अंटिल पेमेंट ना बोली हो। पेमेंट बोली हो तो ऑब्वियस ही बात है कैश या बैंक की तरफ हम लोग जाएंगे, बट अगर पेमेंट नहीं बोली तो सिम उस अकाउंट में से हम अपना आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड चार्ज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बोला कि जो पैसा जो रेंट हमने इस साल पे कर चुके हैं, ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, वो हमने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का था। अगर हम इसको नॉर्मल सी भाषा में समझे तो ये कुछ हमें प्रीपेड टाइप्स लग रहा है कि पेमेंट हमने किसी चीज़ की ऑलरेडी एडवांस में कर दी, एडवांस पेमेंट कर दी या प्रीपेड पेमेंट कर दी, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा, है ना। तो अब हमने, अगर हम नॉर्मल सी बात देखें तो हम क्या एंट्री पास आउट करेंगे। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि जो भी ये प्रीफिक्स वाले या सफिक्स वाले अकाउंट्स होते हैं वो उसी अकाउंट में से ही आपको डिडक्ट करना है पैसा। तो हम अपने प्रीपेड रेंट को रेंट अकाउंट में से ही चार्ज करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग को तो हमने अपने क्रेडिट में लिखा था, आउटस्टैंडिंग हमने क्रेडिट में शो किया था, तो प्रीपेड है मतलब इसका अपोजिट है, जर्नल सी बात है, प्रीपेड है अपोजिट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट account debit to rent account. Now the next entry is provide 20% depreciation on furniture. फर्नीचर की वैल्यू इज गिवन 2 लाख। तो अब नॉर्मल सी बात है, देखो अगर हम जनरली जब हमने डेप्रिसिएशन समझा था तो भी यही समझा था, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है क्योंकि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ जितना भी वो एसेट चलेगा वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिड्यूस ही होगी, मतलब अल्टीमेटली कैसा दिन आएगा कि उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। तो वो वैल्यू को हम ऑटोमेटिकली अप्रॉक्सीमेट ईयर्स में डिवाइड करते हैं और हर साल उस फिक्स्ड एसेट की अमाउंट में से वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कट कर देते हैं। तो ये तो क्वाइट सिंपल है कि जो डेप्रिसिएशन है वो उसी अकाउंट में से ही चार्ज होगा जिस पे वो लगा है। ऑब्वियसली बात है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी से ही चार्ज होगा, अगर हमारा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो वहीं से चार्ज होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा, और हमारा फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है जिसपे वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो एंट्री बनेगी दैट वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे हमें इसका 20% राइट ऑफ करना है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करें 2 लाख पे 20% इट वुड बी 40,000। तो हमारा यहाँ जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो 40,000 हम लोग राइट ऑफ कर देंगे।